नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एकेडमी ऑफिशियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, हम लोग बातचीत कर रहे हैं मध्यकालीन भारत नोट्स सीरीज पर। और इस सीरीज के अंतर्गत दोस्तों हम लोगों ने 8 टॉपिक कर लिए हैं। और आज ये हमारा नवा टॉपिक है और अध्याय नंबर 8 है, जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत एक विश्लेषण में तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी की बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आरंभ करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस कक्षा की। तो सबसे पहले दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखेंगे, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। और अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक और अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। तो गयासुद्दीन तुगलक से लेकर के नासिरुद्दीन महमूद तक की बातचीत इस पूरे टॉपिक में करी जाएगी। तो दोस्तों, जाति इसकी कौन सी थी? तो जाति तुर्क थी। तुगलक किसी वंश या नस्ल का नाम न होकर व्यक्तिगत नाम था। तो तुगलक क्या था? किसी वंश का नाम न होकर के व्यक्तिगत नाम था। तुगलक किसी वंश का नाम न होकर व्यक्तिगत नाम था। चूंकि गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण कर सुल्तान बना, इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारी तुगलक कहलाए। चूंकि जो गाजी मलिक था, गाजी तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके सुल्तान बना था, इसी कारण भारत में उसके उत्तराधिकारी तुगलक कहलाए। तो तुगलक उसके उत्तराधिकारी क्यों कहलाए? क्योंकि जो गाजी तुगलक था वही गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके सुल्तान बना था। महत्वपूर्ण है कि मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात किसी भी शासक ने अपने नाम के साथ तुगलक शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात किसी भी शासक ने अपने नाम के साथ तुगलक शब्द का प्रयोग नहीं किया। केवल मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपने जो है तो नाम के साथ तुगलक शब्द का प्रयोग किया था, बाकी ने प्रयोग नहीं किया था। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा मैप सेक्शन को। तो मैप सेक्शन में दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको मामलुक डायनेस्टी का ये विस्तार है दोस्तों, ये पूरा विस्तार। और इस इस वाले फिगर में, इस वाले मैप में खिलजी डायनेस्टी उससे बड़ी दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, इसका जो है तो एरिया और थोड़ा सा बड़ा था, लगभग पूरे भारत पर इसका शासन था। और उसके बाद पुनः लोधी डायनेस्टी फिर से क्या हो गई, सिमट गई कुछ दिल्ली वाले और यूपी वाले इलाके में। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है तो मैप सेक्शन था। और अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं तुगलक वंश के शासकों को और उनके टाइम पीरियड को। तो तुगलक वंश में जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक था। 1320 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा है। मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 ईस्वी, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी, मोहम्मद खान 1388 ईस्वी, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय 1388 ईस्वी, अबू बाकर 1389-90 ईस्वी, नासिरुद्दीन मोहम्मद 1390-1394 ईस्वी, हुमायूं 1394-95 ईस्वी और नासिरुद्दीन महमूद 1395-1412 ईस्वी। इस तरह से तुगलक वंश में जो है तो गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक और अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। और इसमें जो अन्य शासक हुए वो क्रमशः मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद खान, गयासुद्दीन तुगलक, शाह द्वितीय, अबू बाकर, नासिरुद्दीन मोहम्मद और हुमायूं। तो इस तरह से एक बार फिर से हम लोग इसको थोड़ा सा क्रम देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक 1320-24 ईस्वी, मोहम्मद तुगलक 24-51 ईस्वी, 1324-51 ईस्वी, फिरोज शाह तुगलक 1351-88 ईस्वी और मोहम्मद खान 1388 ईस्वी और गयासुद्दीन तुगलक शाह ये भी 1388 ईस्वी। फिर अबू बाकर
1389 90 ईस्वी, और नासिरुद्दीन मोहम्मद 1390-94 ईस्वी। फिर उसके बाद हुमायूं नाम का एक शासक तुगलक वंश में भी हुआ था, 1394-95 ईस्वी इसने शासन किया था। और नासिरुद्दीन महमूद 1395-1412 ईस्वी तक का इसका लास्ट शासक का टाइम पीरियड था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, गाजी गियासुद्दीन तुगलक 1325। गाजी की उपाधि जो धारण करके गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना करी थी उसको देख लेते हैं। तो उपाधि अल शहीद मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर, अल शहीद जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसके सिक्कों पर गियासुद्दीन की उपाधि मिलती है। जो क्या था, अल शहीद मोहम्मद बिन तुगलक था, इसके सिक्कों पर गियासुद्दीन की उपाधि मिलती है। गियासुद्दीन तुगलक के समय हुए आक्रमण, तो जो गियासुद्दीन तुगलक के समय आक्रमण हुए तो इसके समय 1323 ईस्वी में जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल पर आक्रमण किया लेकिन असफल रहा, और इससे वारंगल का शासक प्रतापरुद्र देव था। तो इस समय जो वारंगल का शासक था वो कौन था, प्रतापरुद्र देव था। तो गियासुद्दीन तुगलक के समय जो आक्रमण हुए तो इसके समय 1323 ईस्वी में पुत्र जौना का मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल पर आक्रमण किया। तो इसका जो पुत्र था मोहम्मद जौना खां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बाद में जाना गया, तो वारंगल पर उसने आक्रमण किया लेकिन असफल रहा, और इस समय वारंगल का जो शासक था वो प्रतापरुद्र देव था। 1324 ईस्वी में जौना खां, 1323 ईस्वी में जौना खां ने क्या किया था, वारंगल पर आक्रमण किया था, असफल रहा, और उस समय जो वारंगल का शासक था प्रतापरुद्र देव था। और 1324 ईस्वी में जौना खां ने वारंगल पर पुनः आक्रमण किया और वारंगल जीतकर इसका नाम तेलंगाना सुल्तानपुर रखा। और वारंगल को जौना खां ने, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया, उसी ने क्या किया, इसको जीत करके तेलंगाना सुल्तानपुर इसका नाम रख दिया। गियासुद्दीन तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल के गड़बड़ी को समाप्त करना था। तो जो गियासुद्दीन तुगलक था, जो उसका अंतिम सैन्य अभियान था वो बंगाल की गड़बड़ी को समाप्त करना था, क्योंकि बलबन के लड़के बुगरा खां ने स्वयं को बंगाल का, जो बुगरा खां था उसने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो गियासुद्दीन तुगलक का जो अंतिम सैन्य अभियान था वो बंगाल की जो गड़बड़ियां थी उनको समाप्त करना था, क्योंकि जो बलबन का लड़का था बुगरा खां, उसने बंगाल को क्या कर दिया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया था। 1324 ईस्वी में गियासुद्दीन ने बंगाल का अभियान किया, और 1324 ईस्वी में जो गियासुद्दीन था इसने बंगाल का किया तथा नासिरुद्दीन को पराजित कर भारत के दक्षिण एवं पूर्वी भाग को सल्तनत में मिलाया। तो 1324 ईस्वी में गियासुद्दीन ने क्या किया, बंगाल का अभियान किया तथा नासिरुद्दीन को पराजित कर बंगाल के दक्षिण एवं पूर्वी भाग को सल्तनत में मिलाया तथा उत्तरी भाग पर नासिरुद्दीन को अपने अधीन शासक घोषित कर दिया। तो जो उत्तरी भाग था वहां पर नासिरुद्दीन को अपने अंडर का शासक घोषित किया, और अपने सल्तनत में किसको मिलाया था, तो बंगाल के दक्षिण एवं पूर्वी भाग को मिला लिया था। उत्तरी भाग को क्या किया था, नासिरुद्दीन को दे करके अपने अधीन उसको शासक घोषित कर दिया था। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। आगे देख लेते हैं गियासुद्दीन तुगलक के कार्य। गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा क्या कार्य कराए गए, तो गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा निर्माण कार्य क्या कराए गए, तो गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नामक नगर बसाया। तो गियासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था, दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नामक नगर बसाया। दिल्ली में मजलिस ए हुक्मरान की स्थापना की, और दिल्ली में क्या किया, मजलिस ए हुक्मरान की स्थापना की। तुगलकाबाद में रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण किया जिसे 56 कोट के नाम से जाना जाता था। तो जो तुगलकाबाद था वहां पे क्या किया, रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण किया जिसे 56 कोट के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है, 56 कोट के नाम से जाना जाता है। गियासुद्दीन तुगलक के प्रशासनिक सुधार, और गियासुद्दीन तुगलक के जो प्रशासनिक सुधार थे अब उनको देख लेते हैं। तो निर्माण कार्यों में याद रखेंगे, दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नामक नगर बसाया, दिल्ली में मजलिस ए हुक्मरान की स्थापना की,
और तुगलकाबाद में रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण कराया जिसे 56 कोट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो निर्माण कार्य कराए गए उनमें से 3 तुगलकाबाद नगर की स्थापना दिल्ली के समीप, दूसरा मजलिस ए हुक्मरान की स्थापना दिल्ली में, और तुगलकाबाद में रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण जिसको 56 कोट के नाम से जाना जाता है। तुगलकाबाद में 56 कोट के नाम से जाना जाने वाला रोमन शैली का दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो तुगलक ने कराया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। आगे देख लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक के प्रशासनिक सुधार क्या थे। तो जो गयासुद्दीन तुगलक था उसके प्रशासनिक सुधारों को देख लेते हैं। तो सुल्तान बनने के पश्चात गयासुद्दीन को वित्त की समस्या का सामना करना पड़ा। तो जो गयासुद्दीन था जैसे ही सुल्तान बना तो उसको किस समस्या का सामना करना पड़ा? तो वित्त की समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि खुसरो खां ने राज्य का अमीरों एवं निजामुद्दीन औलिया में बांट दिया था। लेकिन क्यों उसको जो है तो वित्त का सामना करना पड़ा? क्योंकि जो खुसरो खां था उसने क्या किया था, राज्य को अमीरों एवं निजामुद्दीन औलियाओं में बांट दिया था। अतः गयासुद्दीन ने सभी से कहा कि वह पैसा राजकोष में जमा करे। तो इस कारण से जो गयासुद्दीन था उसको सभी से कहना पड़ा कि वह राजकोष में क्या करे, पैसा जमा करे। ने वापस किया, किंतु निजामुद्दीन औलिया जो क्या थे, अमीर थे, उन्होंने क्या किया, अमीरों ने तो वापस किया परंतु निजामुद्दीन औलिया ने वापस नहीं किया। लेकिन जो निजामुद्दीन औलिया थे उन्होंने धन को राजकोष में नहीं जमा कराया। इस कारण बस दोनों में क्या हो गया, मतभेद हो गया। तो इस कारण जो क्या थे, अमीर थे और सुल्तान था, उन दोनों में क्या हो गया, मतभेद हो गया। न्यायिक सुधारों के तहत उसने अलाउद्दीन की कठोर दंड व्यवस्था समाप्त कर दिया। तो जो क्या था, गयासुद्दीन तुगलक था, उसने अपने न्यायिक सुधारों के तहत अलाउद्दीन की कठोर दंड व्यवस्था को समाप्त कर दिया। राजकीय ऋण वसूलने के लिए शारीरिक यातनाएं देने की प्रथा बंद करा दी। तो जो राजकीय ऋण था उसको वसूलने के लिए क्या किया, शारीरिक यातना देने की प्रथा को बंद करा दी। किंतु भ्रष्टाचारियों को इससे दंड मुक्ति नहीं मिली। लेकिन जो भ्रष्टाचारी थे उनको इससे दंड में मुक्ति नहीं थी। गयासुद्दीन ने शराब बनाने एवं बिक्री तथा जुआ खेलना आदि पर रोक लगाने का प्रयास किया। तो रोकने का भी प्रयास किया। गयासुद्दीन ने क्या किया, शराब बनाने और उसकी बिक्री करने, साथ साथ जुआ खेलने, इन सभी पर क्या किया, रोक लगा दिया। रोक लगाने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया। डाक व्यवस्था को पूर्ण रूप से संगठित करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को ही जाता है। और जो डाक व्यवस्था है उसको पूरी तरह से संगठित करने का जो श्रेय है वो गयासुद्दीन तुगलक को ही जाता है। इसने प्रत्येक 2/3 मील पर एक डाक चौकी स्थापित करी थी। तो इसने क्या किया था, प्रत्येक जो है तो 2/3 मील पर क्या किया था, एक डाक चौकी स्थापित की थी। भारत में डाक व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख करने वाला इतिहासकार इब्न बतूता है। तो भारत में वह कौन सा इतिहासकार है जिसने डाक व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख किया है? तो याद रखेंगे इब्न बतूता इतिहासकार ने डाक व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख किया है। अधिकारियों के पथ प्रदर्शक तथा उनके निर्णयों में एक रूपता लाने के लिए उसने एक विधि संहिता बनाई। तो डाक व्यवस्था को पूर्ण रूप से संगठित करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को ही जाता है। इसने प्रत्येक 2/3 मील पर, प्रत्येक 3 मील पर क्या किया, क्या किए, डाक चौकियां स्थापित की। भारत में डाक व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख करने वाला इतिहासकार इब्न बतूता है। अधिकारियों के पथ प्रदर्शक तथा उनके निर्णयों में एक रूपता लाने के लिए उसने एक विधि संहिता बनाई। तो इसने और क्या किया, एक विधि संहिता भी बनाई। आर्थिक सुधारों को यदि देखें इसके तो बर्नी के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक की आर्थिक नीतियों का आधार रस्मो मियान मध्यपंथी नीति थी। तो बर्नी के अनुसार यदि देखें तो जो क्या था,
बर्नी के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक की जो आर्थिक नीतियां थी उनका आधार क्या था? रस्मो मियान मध्यपंथी नीति थी, अर्थात संयम, शक्ति एवं नरमी के बीच एक संतुलन लेके चलना। तो क्या था? रस्मो मियान जो मध्यपंथी नीति थी उसके अंतर्गत संयम, शक्ति और नरमी के बीच एक संतुलन लेकर के चलना था। उसका मानना था कि कृषक न तो इतने धनवान बने कि विद्रोह कर दें और न इतने निर्धन बन जाएं कि कृषि छोड़कर भाग। तो क्या था? गयासुद्दीन तुगलक था, ये मानता था कि कृषकों को इतना धनवान भी नहीं होना चाहिए कि वो विद्रोह कर दें और इतने क्या हो, निर्धन भी ना हो कि उनको खेती करना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए और खेती छोड़ करके, कृषि छोड़कर वो भाग जाएं। गयासुद्दीन पहला सुल्तान था जिसने कृषकों के संबंध में सही नीति अपनाई, और ये जो गयासुद्दीन था ये पहला सुल्तान था जिसने किसानों के संबंध में सही रणनीति अपनाई थी। उसने जमींदारों, खुद मुकद्दम एवं चौधरी को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए थे। तो जो गयासुद्दीन था उसने क्या किया था? खुद जमींदारों और मुकद्दम को क्या किया था? खुद मुकद्दम एवं चौधरी को उनके पुराने अधिकार लौटा दिया था। उनसे कहा गया कि वे किसानों को अधिक उपज के लिए प्रोत्साहन दे, और उनसे कहा गया कि वो जो किसान हैं उनको अधिक उपज के लिए प्रोत्साहन दे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित मसाहत को छोड़कर बटाई पद्धति, नस्क का प्रयोग पुनः शुरू किया गया। तो जो बटाई पद्धति थी, नस्क, उसका पुनः प्रयोग शुरू किया गया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो प्रचलित मसाहत थी उसको छोड़ करके बटाई पद्धति, नस्क का प्रयोग पुनः से शुरू किया गया गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। गयासुद्दीन ने लगान 1/5 या 1/3 भाग लिया। तो गयासुद्दीन ने लगान में क्या लिया? लगान में इसने 1/5 भाग, लगान में इसने क्या किया? 1/5 या 1/3 भाग लिया। वह लगान में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी के पक्ष में था, और वो क्या था? चाहता था कि लगान थोड़ा थोड़ा बढ़े, इस पक्ष में था। तथा अकाल के समय किसानों को कर मुक्त कर दिया जाता था, और यदि अकाल पड़ जाता था जिस साल, तो उस साल क्या कर दिया जाता था? किसानों को कर से मुक्त कर दिया जाता था। उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया था कि वे लगान में वृद्धि करने के साथ करने के स्थान पर कृषि योग्य भूमि और उत्पादन वृद्धि हो तो प्रयत्न करें। तो अपने कर्मचारियों को उसने क्या आदेश दिया था कि लगान में वृद्धि करने के स्थान पर क्या करें? कृषि योग्य भूमि और उत्पादन वृद्धि हो तो प्रयत्न करें। किसानों से लगान उसी भूमि पर लिया जाता था जिस पर खेती की गई हो। तो किसानों से लगान भी केवल उसी भूमि पर लिया जाता था जिस पर खेती की गई होती थी। गयासुद्दीन ने एक नियमावली जारी की जिसके अनुसार मुख्ताओं, सूबेदारों को लगान वसूली के अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? मुख्ताओं, सूबेदारों को लगान वसूली में अत्याचार नहीं करना चाहिए, ऐसी नियमावली को भी जारी किया था। उसने अमीरों द्वारा कृषि के लगान की इजारेदारी, फार्मिंग सिस्टम की भर्त्सना की, और गयासुद्दीन ने नियम बनाया कि प्रत्येक अक्तादार अमीर अपने खर्च निकालकर फालतू लगान फवाजिल को खजाने में भेजें। तो जो फवाजिल था उसको खजाने में भेजने के लिए इसने क्या किया था? नियम बनाया था। और प्रत्येक जो अमीर थे वो अपना खर्च निकाल करके, जो उनके पास बचत होती थी, फालतू लगान बच जाती थी, जिसको फवाजिल कहते थे, उसको खजाने में फवाजिल को खजाने में भेजने का नियम बनाया। गयासुद्दीन ने सड़कें ठीक करवाई, पुलों एवं नहरों का निर्माण करवाया। महत्वपूर्ण है कि नहरों के क्षेत्र में कार्य करने वाला वह पहला सुल्तान था। तो गयासुद्दीन क्या था? सड़कों को ठीक करवाया, पुलों और नहरों का निर्माण करना। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे कि नहरों के क्षेत्र में कार्य करने वाला पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। उसके पश्चात फिरोज तुगलक ने ही इस क्षेत्र में विस्तृत रूप से कार्य किया। उसके बाद जो फिरोज तुगलक था उसने भी क्या किया? इस क्षेत्र में विस्तृत रूप से कार्य किया। आगे देख लेते हैं दोस्तों सैनिक सुधारों को। तो गयासुद्दीन तुगलक के यदि सैनिक सुधारों को देखें तो गयासुद्दीन ने सरकारी खर्चे पर सैनिकों के घोड़े के देखभाल की व्यवस्था की। तो जो सरकारी खर्चा होता था उस खर्चे पर इसने क्या किया था? सैनिकों को घोड़े की देखभाल की व्यवस्था की थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ की गई दाग हुलिया को जारी रखा, और जो दाग प्रथा थी और हुलिया प्रथा थी उसको जारी रखा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो प्रारंभ की गई थी। गयासुद्दीन ने मक्ता की व्यक्तिगत आय और उसके अधीन सैनिकों के वेतन के बीच स्पष्ट विभाजन कर दिया। तो मुक्ता क्या थे?
मुक्ता लोग अपने सैनिकों के वेतन में से कुछ कमीशन काट लेते थे। तो जो उनको सैनिकों का वेतन देना होता था उससे क्या करते थे, कुछ कमीशन को ले लेते थे, काट लेते थे, बचा लेते थे। और गयासुद्दीन ने क्या किया, इस कुप्रथा को खत्म कर दिया। और जो गयासुद्दीन था उसने इस कुप्रथा को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। सैनिकों के वेतन रजिस्टर वसीलात ए हस्म की जांच वह स्वयं करने लगा। तो सैनिकों के वेतन रजिस्टर वसीलात ए हस्म की जांच वह स्वयं करने लगा। गयासुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई, तो 1325 ईस्वी में बंगाल विजय के बाद वापस दिल्ली लौटते समय दिल्ली से कुछ दूर जौना खां द्वारा सुल्तान के स्वागत के लिए बनाए गए लकड़ी के महल के गिर जाने से सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो 1325 ईस्वी में बंगाल विजय के बाद वो वापस दिल्ली लौट रहा था। उसी समय दिल्ली से कुछ दूर जौना खां द्वारा सुल्तान के स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनाया गया था और वह महल गिर जाने से सुल्तान की मृत्यु हो गई। लेकिन इब्न बतूता के अनुसार यह जौना खां का षड्यंत्र था, जो कि आज भी क्या है, एक विवाद का टॉपिक है। तो जो इब्न बतूता है, उन्होंने इतिहासकार इब्न बतूता बताता है कि जौना खां का ये षड्यंत्र था और उसी ने क्या किया था, ये षड्यंत्र किया था जिससे क्या हो, सुल्तान की मृत्यु हो जाए। तो आज भी ये टॉपिक एक विवाद का विषय है। गयासुद्दीन तुगलक ने लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। और जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसने लगभग पूरे दिल्ली सल्तनत को, संपूर्ण दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। आगे है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक 1325-1351 ईस्वी। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक लंबे समय तक शासन तुगलक वंश ने किया। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किसने किया, तो तुगलक वंश ने किया। तथा सल्तनत के सुल्तानों ने सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो जो सल्तनत काल था, उस काल के सुल्तानों में यदि देखा जाए तो जो सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य था वो मोहम्मद बिन तुगलक का था। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसका साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था, तो 23 प्रांतों में बटा था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय साम्राज्य विस्तार हुआ और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर क्या हुआ, साम्राज्य में और ज्यादा विस्तार हुआ। आगे देख लेते हैं दोस्तों, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक का ही था। मोहम्मद बिन तुगलक होली के त्योहार में भाग लेता था और जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने मुस्लिम राजस्व का सिद्धांत दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो मुस्लिम राजस्व का सिद्धांत दिया तथा अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिले इलाही अंकित कराया। इसने क्या किया, अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिले इलाही अंकित कराया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के प्रमुख स्रोत कौन हैं, तो जियाउद्दीन की बरनी द्वारा लिखित पुस्तक तारीख फिरोजशाही, जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखित जो पुस्तक है तारीख फिरोजशाही, उससे मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के बारे में पता चलता है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बरनी की और इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, अपने बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया तथा वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर लोगों की नियुक्ति की थी। योग्यता के आधार पर लोगों की नियुक्ति करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक का एक हिंदू मंत्री साईं राज था तथा दक्षिण का नायब वजीर धारा भी हिंदू था। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसका एक हिंदू मंत्री साईं राज था तथा दक्षिण का नवाब वजीर धारा भी क्या था, हिंदू ही था। होली के त्यौहार में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि हिंदुओं के त्यौहार होली में क्या करता था, भाग लेता था। आगे देख लेते हैं सबल पक्ष क्या था इसका, तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली पर बैठने वाले सुल्तानों में सबसे अधिक पढ़ा लिखा था। ये क्या था, ज़्यादा पढ़ा लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, दिल्ली के सुल्तानों में सबसे अधिक पढ़ा लिखा था
वह एक अच्छा सा लेखक था एवं कवि था। तो वह एक अच्छा सा लेखक और कवि था। वह अपने पत्रों में फारसी पद्यों का उद्धरण किया करता था और वो अपने पद्य में जो उसकी कविताएं हुआ करती थी उनमें क्या करता था, फारसी पद्यों का क्या करता था, उद्धरण किया करता था। खुद धर्म एवं दर्शन का विद्वान था और ये क्या था, खुद धर्म और दर्शन का विद्वान था। अरबी फारसी खगोल दर्शन गणित चिकित्सा आदि पर उसका अधिकार था और अरबी फारसी खगोल दर्शन गणित चिकित्सा आदि पर उसका अधिकार था। कुल मिलाकर एक बुद्धिवादी शासक था, अर्थात व्यक्ति जो धार्मिक विश्वासों को श्रद्धा भाव से नहीं अपितु तर्क की कसौटी के आधार पर स्वीकार करता हो। एक बुद्धिवादी शासक था। बुद्धिवादी का क्या मतलब है कि जो धार्मिक विश्वासों और श्रद्धा भाव से नहीं बल्कि तर्क की कसौटी के आधार पर क्या करे, स्वीकार करे किसी चीज को, तो उसको क्या कहेंगे, बुद्धिवादी कहेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना किसी भेदभाव के पदों का आवंटन योग्यता के आधार पर किया। खुद ईसामी के अनुसार हिंदुओं को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। और खुद ईसामी के अनुसार यदि माने तो इसने क्या किया था, हिंदुओं को ऊंचे पदों पर क्या किया था, आसीन किया था, नियुक्त किया था। अमीरान सादा वे विदेशी सरदार जो मध्य एशिया से आए अमीरान सादा कहलाए। तो वे विदेशी सरदार जो मध्य एशिया से आए थे अमीरान सादा कहलाए। इनमें मंगोल, अफगान आदि थे। तो ये अफगान भी थे जिनको मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत, गुजरात एवं मालवा में नियुक्त किया। तो जिनको क्या किया था, जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने कहाँ नियुक्त इनको किया था, दक्षिण भारत में, गुजरात में और मालवा में इनको क्या किया था, नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने अमीर वर्ग में बहुत सारे विदेशियों को सम्मिलित कर लिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, जो उसका अमीर वर्ग था उसमें बहुत सारे विदेशियों को सम्मिलित कर लिया, जिन्हें वह एज्जा एवं एजीज या मित्र कहता था। तो एज्जा या अजीज या मित्र कहता था। महत्वपूर्ण है कि विद्रोही अमीर वर्ग में परिवर्तन लाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक योग्यता के आधार पर एक नया वर्ग बनाना चाहता था। दूसरे उसका पुराने अमीरों से विश्वास भी उठ गया था। दूसरा उसका जो पुराने अमीर थे उनसे विश्वास भी उठ गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने नए अमीरों को बरनी, छिछोरा एवं दीनावस्था से बने नए रईस की संज्ञा थी। तो उन्होंने क्या किया, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने नए अमीरों को बरनी, छिछोरा एवं दीनावस्था से नए रईस बनने की संज्ञा दी। बरनी उनका खूब मजाक उड़ाता था और बरनी क्या था, उनका खूब मजाक उड़ाता था, जो घोड़ों की मूंछ और लगाम के बीच भेद नहीं कर सकते थे। और ये क्या कर सकते थे, घोड़े की पूंछ और लगाम में भेद नहीं कर सकते थे। ईसामी बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो गंगा जल का पान करता था। तो गंगा जल का पान करने वाला पहला जो है तो सुल्तान कौन था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। और हिंदू त्योहारों जैसे होली आदि को बड़ी धूमधाम से मनाता था। हिंदू त्योहार होली को ये वो खूब धूमधाम से मनाता था। इसी आधार पर ईसामी ने सुल्तान के सिर की मांग की थी। तो इसी आधार पर जो क्या था, ईसामी था, उसने क्या किया था, सुल्तान के सिर की मांग की थी। अकाल के कारण जब मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली की जगह गंगा के तट पर स्थित अपनी नई राजधानी बनाया तो उसे संस्कृत नाम स्वर्गदुआरी दिया। संस्कृत नाम क्या दिया, स्वर्गदुआरी दिया। बतियागढ़ अभिलेख सुल्तान द्वारा एक मऊगढ़ मठ गाय मंदिर के निर्माण की घोषणा करता है। मोहम्मद सूफी एवं हिंदू से संपर्क था। और इसका क्या था, मोहम्मद सूफी एवं हिंदू से संपर्क था। सूफी संत सालार मसूद, गाजी बहराइच एवं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की दरगाह पर वाला वह पहला सुल्तान था। तो अजमेर की दरगाह पर वाला यह पहला सुल्तान था। तुगलक ने बलबन की ही तरह न्याय के सम्मुख विधि की समता का सिद्धांत लागू किया। तो तुगलक ने क्या किया, बलबन की ही तरह न्याय के सम्मुख विधि की समता का सिद्धांत लागू किया। इस नियम को उसने
खद पर भी लागू किया। और ये जो नियम था इसमें उसने क्या किया, खद भी लागू किया। जैसे वह एक बार स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और अपने एक अधिकारी के पुत्र से 21 बेतें खाई। मोहम्मद तुगलक ने न्याय विभाग पर उलेमा के अधिकार को तोड़ दिया और जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने न्याय विभाग पर से उलेमा के एकाधिकार को खत्म कर दिया। उसने अन्य व्यक्तियों को भी काजी का पद दिया, जैसे विदेशी यात्री इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया। तो दिल्ली का काजी विदेशी यात्री इब्न बतूता को भी उसने बनाया। अब देख लेते हैं दुर्बल पक्ष क्या था। तो उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि मोहम्मद तुगलक एक प्रबुद्ध शासक था और कई मामलों में तो वह अकबर का पूर्वगामी प्रतीक होता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वस्तुतः उसकी नीतियों के सैद्धांतिक पक्ष तो बहुत बेहतर थे, लेकिन उसका व्यवहारिक पक्ष उतना ही संकीर्ण था। व्यवहारिक पक्ष बहुत छोटा था। उसकी नीतियों में तो प्रगतिशीलता दिखती है लेकिन क्रियान्वयन नहीं है। तो उसकी जो नीतियां हैं उसमें तो प्रगतिशीलता दिखाई देती है लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। वास्तव में उसने क्या किया था, राजनीतिक सूझबूझ का अभाव था। तो वास्तव में अगर असलियत में देखें तो उसमें क्या था, राजनीतिक सूझबूझ का अभाव था। वह अपनी नीतियों को लोगों की भावनाओं के अनुकूल नहीं बना सकता था। तो जो उसकी नीतियां थी वो लोगों की भावनाओं के अनुकूल नहीं बना पाता था। दुर्भाग्यवश उसमें जल्दबाजी एवं बेसब्री की प्रवृत्ति थी। जल्दबाजी करता था और बेसब्री की उसमें प्रवृत्ति थी। इस कारण से इसका कारण है कि एक जनहितैषी शासक होते हुए भी वह जनहितैषी नहीं बन पाया। वस्तुतः इस अभागे आदर्शवादी के प्रयोगों की असफलता के पीछे यही कारण विद्यमान था। तो यही जो क्या था कारण था वो उसकी असफलता का था। दूसरे धार्मिक उलेमा वर्ग भी तालक की अन्य जो थी नीतियों के साथ साथ उसकी विशेष इस्लामी विचारधारा इज्तिहाद का विरोधी था। चूंकि मोहम्मद तुगलक नई उलेमा, शेखों, सैयदों, सूफियों एवं कलंदरों को मृत्युदंड दिया था और हिंदू योगियों के साथ संपर्क रखा था, इस कारण काजियों ने उसके खिलाफ फतवा जारी कर किसी भी व्यक्ति को सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करने की अनुमति दे दी। तो जो काजी थे उन्होंने फतवा जारी कर दिया और किसी भी व्यक्ति को सुल्तान के विरुद्ध क्या कर दिया, सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करने की अनुमति दी। मोहम्मद बिन तुगलक पहला मध्यकालीन सुल्तान था जिसने उत्तर एवं दक्षिण भारत के राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का प्रयास किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक पहला मध्यकालीन सुल्तान था। इसने क्या किया था, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का प्रयास किया। यही कार्य आगे चलकर अकबर ने किया, जिसके लिए उसे महान कहा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि जितना इस सुल्तान ने सैनिक अभियानों में अपना समय व्यतीत किया था उतना किसी अन्य सुल्तान ने नहीं किया। तो जितना मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, सैनिक अभियानों में अपने जीवन को व्यतीत किया, जीवन का समय खपाया, उतना किसी अन्य सुल्तान ने नहीं किया था। राजकीय प्रतिनिधिमंडल इसका कैसा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने चीन, ईरान, मिस्र, सीरिया आदि के साथ वैदेशिक संबंध स्थापित किए, राजदूतों का आदान प्रदान किया। 1341 ईस्वी में चीन के सम्राट तोगन तिमूर ने बौद्ध मंदिरों के दर्शन हेतु अपना एक शिष्टमंडल उसके दरबार में भेजा था। चीनी सम्राट ने उसे हिमालयन प्रदेश में स्थित बौद्ध मंदिरों के जीर्णोद्धार की आज्ञा मांगी थी। जो चीनी सम्राट था उसने क्या किया था, हिमालय प्रदेश में स्थित जो बौद्ध मंदिर था उनके जीर्णोद्धार करने की आज्ञा मांगी थी। ईरान के शासक अबू सईद खान ने अज्द बिन यज को राजदूत बनाकर दिल्ली भेजा था। मोहम्मद तुगलक ने बिगदान नामक दूत के माध्यम से सुल्तान के पास 1 करोड़ टंका ईरान के पवित्र नगरों से वितरित करने हेतु भेजा। अन्य प्रतिनिधिमंडल में मूसा द्वारा भेजा गया इराकी प्रतिनिधिमंडल, ख्वारज्म के शासक कुतलुदमूर की पत्नी द्वारा भेजा गया प्रतिनिधिमंडल तथा सीरिया के सरदार के पुत्र अमीर सैफुद्दीन का दिल्ली आना आदि है। आगे देख लेते हैं राजत्व कैसा था इसका। तो सिक्कों के माध्यम से मोहम्मद तुगलक ने अपने राजत्व का प्रदर्शन किया। उसने राजत्व से संबंधित अभिव्यक्तियों का सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया। तो संबंधित जो अभिव्यक्तियां थी उनको क्या किया, सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया। उसके सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह
राजा बनना तो ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि वाक्य क्या किया उसने उत्कीर्ण कराया। तो सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, राजा बनना तो ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि वाक्य उत्कीर्ण कराए। आगे देख लेते हैं मोहम्मद तुगलक के प्रयोग एवं सुधार। मोहम्मद बिन तुगलक के क्या है प्रयोग कौन थे और सुधार क्या थे। तो मोहम्मद तुगलक ने 5 सुधारों दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान आक्रमण एवं अभियान का वर्णन बर्नी ने तिथि पूर्वक नहीं किया है, बल्कि इस इतिहासकार के मन में जो बात पहले आई वह लिख दिया। कृषि सुधार में सुल्तान ने सूबों की आय व्यय तथा लगान व्यवस्था का हिसाब रखने के लिए रजिस्टर का विकास किया, जिसे हस्म बहिलास्त कहा। तो हस्म बहिलास्त क्या था, आय व्यय तथा लगान व्यवस्था का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर था। इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद ने मुक्ता से राजस्व वसूली का अधिकार लेकर अली खराज राजस्व समाहर्ता को दिया, जिसकी नियुक्ति सर्वप्रथम उसी ने की थी। तो वली खराज राजस्व समाहर्ता की नियुक्ति तुगलक ने ही की थी, मोहम्मद तुगलक ने की थी। उसने वली और अमीर के पद को अलग कर दिया, पृथक कर दिया। दूसरे सर्वप्रथम उसी ने राजस्व वसूली को ठेके पर अर्थात इजारेदारी प्रथा पर देना प्रारंभ किया। दोआब में कर वृद्धि की। बर्नी के अनुसार उसने दोआब क्षेत्र में 10 से 20 गुना कर वृद्धि कर दी। वहीं फरिश्ता ने 3 या 4 गुना वृद्धि बताता है, लेकिन समस्या कर वृद्धि में नहीं वरन असमय की गई कर वृद्धि में थी, क्योंकि इस समय वहां अकाल पड़ा था और इस अकाल ने महामारी फैला दी थी और हवा इतनी मारक हो गई कि खुद मोहम्मद तुगलक दिल्ली छोड़कर 2.5 वर्ष कन्नौज के पास स्वर्गद्वारी नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाना पड़ा उसको। अतः किसानों ने विद्रोह कर दिया। किसानों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, जिसका कठोरता से दमन किया गया। बाद में सही वस्तुस्थिति की जानकारी होने पर उसने 60 वर्ग मील भूमि पर क्या किया, कृषि से संबंधित कुछ सुधार किए। दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग से संबंधित विभाग था, जिसका गठन सर्वप्रथम मोहम्मद तुगलक के द्वारा किया गया। इस विभाग का प्रथम अमीर को ही था। वह राज्य की तरफ से कृषि विकास हेतु सौंदर्य या तकावी कृषि ऋण प्रदान करता था। इस हेतु मोहम्मद तुगलक ने 70 लाख टन का व्यय किया। दोआब वाला सारा क्षेत्र विकास प्रखंडों में बांट दिया। प्रत्येक प्रखंड का प्रमुख एक अधिकारी था, जिसका कार्य कृषि की उन्नति पर ध्यान देना था। मोहम्मद तुगलक ने ही सर्वप्रथम एक अकाल संहिता फेमाइन कोड का क्या किया था, निर्माण किया था। तो फेमाइन कोड का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था, तो वो था मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद ने कृषि उत्पादन के तरीकों में बदलाव किया, फसल सस्यावर्तन पद्धति लागू की, जैसे जौ की जगह गेहूं, गेहूं की जगह गन्ना, गन्ना की जगह अंगूर आदि के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान ने कर में छूट की आज्ञा दी और कहा कि जनता से जकात, आयात कर एवं उससे भूमि कर के अतिरिक्त कोई अन्य कर उसके राज्य में वसूला न जाए। अकाल एवं प्लेग के समय सुल्तान ने निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की थी। उसने खुद इब्न बतूता को कुतुबुद्दीन ऐबक के मकबरे पर लोगों को भोजन कराने हेतु नियुक्त किया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों। लेकिन मोहम्मद तुगलक की यह योजना असफल हो गई, जिसके लिए मुख्यतः 2 कारण जिम्मेदार थे। एक घटिया योजना बंदी, जैसे राहत कार्य देर से शुरू हुआ। दूसरे अधिकारी अनुभवहीन एवं बेईमान निकले। जो अधिकारी थे उनमें अनुभव की कमी थी और वो बेईमान थे, जिन्होंने क्या किया, नीतियों का दोषपूर्ण क्रियान्वयन किया और पैसा हड़प लिया। आगे देख लेते हैं राजधानी परिवर्तन। यह उसकी सर्वाधिक विवादास्पद योजना थी। 1327 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी कर दी। उसने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। सल्तनत की 2 राजधानियां थी, दिल्ली एवं देवगिरी। कुबातुल इस्लाम या तख्तगार देवगिरी अंकित है वहां पर। इस्लाम का महानगर कुबातुल इस्लाम या इस्लाम का महानगर। इस मत की पुष्टि इससे हो जाती है कि मोहम्मद तुगलक के सिक्कों पर तख्तगाह दिल्ली एवं तख्तगाह देवगिरी अंकित है। वस्तुतः इससे पूर्व उसके बाद भी भारतीय शासकों ने राज्य के नियंत्रण हेतु 2 राजधानियां रखी, जैसे कुषाणों के समय पेशावर एवं मथुरा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पाटलिपुत्र उज्जैन
तथा अंग्रेजों के समय कलकत्ता और शिमला राजधानियां रही है। महत्वपूर्ण है कि राजधानी परिवर्तन कोई आकस्मिक फैसला नहीं था, बल्कि एक सुविचारित नीति के तहत ऐसा किया गया था। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान ने दिल्ली के नागरिकों के घर खरीद लिए और उनका मूल्य उन्हें दे दिया। तो दिल्ली के जो नागरिक थे उनका घर खरीद लिया और उनको मूल्य दे दिया। दूसरे, मोहम्मद ने दिल्ली के सभी लोगों को देवगिरी जाने का आदेश नहीं दिया था, अतः यह व्यापक निष्क्रमण नहीं था, केवल गणमान्य व्यक्तियों जैसे सूफी, हाकिम आदि को जाने का आदेश दिया गया। दिल्ली से दौलताबाद के बीच 700 मील 1500 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाना। दिल्ली से दौलताबाद की यात्रा में कुल 40 दिन लगते थे। समस्या यह हुई कि प्रवास गर्मी के मौसम में किया गया। कुछ समय पश्चात मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद छोड़ दिया, क्योंकि वह जान गया कि वह दिल्ली से दक्षिण को नियंत्रित नहीं कर सकता। वहीं वैसे ही दौलताबाद से उत्तर भारत को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। यद्यपि दिल्ली की जनसंख्या का 10वां भाग में सफल रहा, जिन्होंने इस प्रदेश में गौरव लाया। इसी समय दक्कन में जो सूफी, हाकिम एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी गए थे, उन्होंने दक्कन में टर्की सांस्कृतिक मूल्यों को फैलाया। यदि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण में शस्त्र चलाया, तो मोहम्मद तुगलक ने वहां शास्त्र एवं संस्कृति का निवेश किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी इसने किया। तो मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा का मूल्य चांदी के टंका के समतुल्य था। तो जो सांकेतिक मुद्रा थी उसका मूल्य चांदी के टंका के समतुल्य था। दरअसल 14वीं सदी में संसार में चांदी की कमी हो गई। जो 14वीं सदी थी वहां पर पूरे क्या हो गई, पूरे संसार में क्या हो गई, पूरे विश्व में चांदी की कमी हो गई, जो कि व्यापार के माध्यम से भी भारत नहीं आ पा रही थी। दूसरे, भारत में वैसे भी चांदी की कमी थी। भारत में वैसे भी क्या था, चांदी की कमी थी। तो इससे पहले चीन के कुबलाई खान ने 1260 ईस्वी में कागज की मुद्रा चाओ चलाकर सांकेतिक मुद्रा का सफल प्रयोग कर चुका था। तो मोहम्मद तुगलक ने मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण स्थापित नहीं किया, इस कारण उसकी यह योजना भी असफल हो गई। अब देख लेते हैं कुर्सी अभियान उसका क्या था। तो सुल्तान का व्यापक जीत का एक सपना था। उसने कुर्सी और इराक को विजय के लिए चुना। इस कारण एक विशाल सेना को सक्रिय कर दिया। एक विशाल सेना को सक्रिय कर दिया। उसको इस अभियान से निराशा हाथ लगी और इस अभियान में उसको जीत तो नहीं मिली, साथ ही साथ निराशा हाथ लगी। और कराची अभियान उसका क्या था, तो यह अभियान चीनी हमलों का मुकाबला करने के लिए चलाया गया था। इससे उसके मन में एक विचार ने जन्म लिया, जिसका उद्देश्य कुमाऊं गढ़वाल जिलों में कुछ दूराग्रही जनजातियों को समन्वित कर उन्हें दिल्ली सल्तनत के अधीन लाना था। इन परियोजनाओं ने मदुरै और वारंगल की स्वतंत्रता और विजयनगर और बहमनी की नींव रखने के लिए देश के कई हिस्सों में विद्रोहों को जन्म दिया। तो देश का जो कई हिस्सा था उसमें उसने क्या किया, विद्रोहों को जन्म दिया। सुल्तान की योजनाओं का उद्देश्य सही व दूरगामी था। तो जो सुल्तान था इसकी जो योजनाएं थी वो सही था, इसका उद्देश्य और क्या था, परिणाम दूरगामी था। लेकिन योजनाओं को सही तरीके से लागू न करने, अधिकारियों व जनता के सहयोग व भ्रष्टाचार के कारण उद्देश्य से अच्छे होते हुए तथा वह असफल भी हो गई। इससे राज्य को आर्थिक हानि हुई तथा विभिन्न वर्गों में विद्रोह भी पनपा, जिससे दिल्ली सल्तनत के पतन को निर्मित कर दिया। जिसने क्या किया, दिल्ली सल्तनत के पतन को निर्मित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमाओं को प्रशासन में हस्तक्षेप से रोका। इसके अलावा उसके विशेषाधिकारों को समाप्त किया तथा उन्हें भी न्याय की परिधि में ले आया और उनको भी क्या किया, न्याय के अंदर ले आया। उलेमाओं को नियंत्रित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रशासन में भारतीय मुसलमानों के साथ साथ विदेशियों व हिंदुओं को भी शामिल किया। इससे उलेमा वर्ग नाराज हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुए विद्रोह, तो 1326-27 में क्या हुआ, 1326-27 में जो विद्रोह हुआ, सागर यूपी के इक़्तिदार का असफल विद्रोह हुआ सागर वाले इलाके में। 1328 ईस्वी में मुल्तान उच्च लाहौर के इक़्तिदारों ने असफल विद्रोह किए। 1335 ईस्वी में माबर मदुरा के इक़्तिदार एहसान शाह ने विद्रोह किया और सफल रहा। 1338 ईस्वी में बंगाल के इक़्तिदार फखरुद्दीन ने सफल विद्रोह किया। 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम ने विजयनगर
को स्वतंत्र कराया और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। 1327 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमन शाह हसन कांगू ने क्या किया, बहमनी राज्य महाराष्ट्र को स्वतंत्र कराया तथा बहमनी राज्य की स्थापना की। इसके शासन में कान्हा नायक ने विद्रोह कर स्वतंत्र वारंगल राज्य की भी क्या की, स्थापना की। इस तरह से ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जैन संतों के संपर्क में रहता था। किन जैन संतों के संपर्क में रहता था? तो जिन प्रभ सूरी के संपर्क में रहता था। जम्बू जी को भूमि अनुदान दिया था। इसने जिन चंद्र सूरी को सम्मानित किया। जिन प्रभ सूरी, जिन चंद्र सूरी, जम्बू जी को भूमि अनुदान दिया था। मृत्यु इसकी कैसे हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन के अंतिम समय में प्लेग फैला। इससे बचाने के लिए सुल्तान यूपी के कन्नौज के स्वर्ग नगरी में रुका और 1351 ईस्वी में सिंध अभियान में इसकी मृत्यु हो गई। अब आगे है फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो 1351 ईस्वी में याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। की मृत्यु के बाद दक्षिण जाने के पूर्व मोहम्मद तुगलक ने 1345 ईस्वी में दिल्ली में एक संरक्षक परिषद का गठन किया, जिसका प्रमुख फिरोज तुगलक था और कबीर खां एवं ख्वाजा जहां इस परिषद के अन्य सदस्य थे। फिरोज स्वयं में इतिहास एवं चिकित्सा शास्त्र का ज्ञाता था। उसे सल्तनत का जय सिंह भी कहा जाता है। फिरोज ने फिरोजाबाद दिल्ली में नक्षत्रशाला की स्थापना की थी। उसने समय सूचक उपकरणों का भी प्रयोग किया था। उसने एक जल घड़ी ताश घड़ियाल का विकास किया। उसने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखी, जिसका शाब्दिक अर्थ फिरोज की विजय है। हालांकि इसमें उसकी किसी भी साम्राज्यिक विजय का उल्लेख नहीं मिलता है। लफिंस्टन के अनुसार फिरोज शाह सल्तनत युग का अकबर था। तो फिरोज शाह क्या था? सल्तनत युग का अकबर था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में न कोई मंगोल आक्रमण हुआ। फिरोज शाह तुगलक के काल में न कोई मंगोल आक्रमण हुआ और न ही अकाल पड़ा। सल्तनत कालीन शासकों में फिरोज शाह पहला शासक था जिसने क्या किया, 1370 ईस्वी में ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। तो सल्तनत कालीन शासकों में फिरोज शाह पहला शासक था जिसने 1376 ईस्वी में क्या किया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। फिरोज शाह की न्याय व्यवस्था इस्लामिक नियमों पर आधारित थी। तो जो फिरोज शाह की न्याय व्यवस्था थी वो इस्लामिक नियमों पर आधारित थी। वह केवल सुन्नी मुसलमानों को ही उच्च पदों पर नियुक्त करता था। तो जो फिरोज शाह तुगलक था वो केवल सुन्नी मुसलमानों को ऊंचे पदों पर नियुक्त करता था। फिरोज एक निर्वाचित सुल्तान था। तो फिरोज क्या था? एक निर्वाचित सुल्तान था। उसके चयन में मुख्य भूमिका नासिरुद्दीन चिराग देहलवी एवं सरदारों ने निभाई। मोहम्मद तुगलक के अंतिम समय में शासन अव्यवस्थित हो गया था। कुलीन, अमीर, सेना सैनिकों एवं रूढ़िवादी क्षत्रियों के बीच तीव्र असंतोष था। अतः फिरोज तुगलक जब सुल्तान बना तो इन्हीं वर्गों को संतुष्ट करने के लिए तुष्टीकरण की नीति का सहारा लिया। प्रजा को संतुष्ट करने के लिए उसने संपूर्ण राजकीय ऋण चुका दिया। कुलीन एवं सेना अमीरों एवं सैनिकों को स्वतंत्र करने के लिए फिरोज तुगलक ने वंशानुगत सिद्धांत लागू किया। इक्ता का आवंटन जिस इक्तेदार को हुआ है वह उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र, दामाद, गुलाम आदि में से जो भी उपलब्ध होगा उसको आवंटित कर दिया जाएगा, ऐसा भी उसने फैसला किया। यह भी महत्वपूर्ण है कि फिरोज ने उलेमा वर्ग को राज्य की नीति तय करने की छूट नहीं दी थी, यद्यपि उसने उनको महत्व अवश्य दिया था। जैसे फिरोज तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर हाके सर्ब जो कि कुलोपज का 10% होती थी लगाया। यह कर लगाने से पहले उसने उलेमा ली। यही उसके द्वारा आरोपित एकमात्र गैर इस्लामिक कर था। इस कर से उसे प्रतिवर्ष 2 लाख टंके की आय होती थी। यह धनराशि वह विद्वानों के संपोषण में खर्च करता था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा का नायब कहा। तो खलीफा का नायब कहने वाला वह पहला सुल्तान था। संतों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने को रोक लगा दी ताकि लोगों की कामक नजरा से बची रहें। तो जो महिलाएं हैं वो लोगों की कामक नज़र से बची रहें, इसलिए उसने क्या किया, मुस्लिम स्त्रियों को संतों के मज़ारों पर जाने से रोक लगा दी। जजिया को पृथक कर बनाया उसने और उसे ब्राह्मणों पर भी लगाया। और क्या किया उसने? तो उसने क्या किया, महल के सुंदर भित्ति चित्रों को मिटवा दिया क्योंकि इस्लाम में इसकी मनाही थी। भोजन हेतु सोने एवं चांदी के बर्तनों की मनाही कर दी। उसने शुद्ध रेशमी या जरीदार वस्त्रों का
वस्त्रों एवं मानव आकृतियों के चित्र बने हुए वस्त्रों पर रोक लगा दी। गैर मुस्लिमों को धर्म परिवर्तन का लालच दिया। अफीफ के अनुसार हिंदू दूर दूर से आते और इस्लाम ग्रहण करते बदले में सुल्तान के पद एवं धन प्राप्त करते थे। फिरोज दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राज्य का चरित्र इस्लामिक घोषित किया। उसने फिकहे फिरोजशाही कानूनों को फिरोजाबाद की जामा मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण कराया। वह राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला सुल्तान था। आगे देख लेते हैं। यह सत्य है कि फिरोज अपने शासन काल के अंतिम दिनों में धर्मांध हो गया था, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि फिरोज ने ऐसे भी कार्य किए जहां वह एक योग्य एवं मानवतावादी तथा रचनात्मक प्रतिभा का धनी शासक नजर आता है। उसने दलाले, बाजाराहा, क्रय विक्रय कर, गृह कर, चारागाह कर सहित 24 करों को हटाकर सिर्फ 4 करों जजिया, जकात, खराज, खम्स को लगाया, क्योंकि इस्लाम इतने ही करों को मान्यता देता है। इन करों को हटाने से उसे 30 लाख रुपए की हानि हुई। खुम्स वही रखा जो इस्लाम मान्यता देता था। 1/5 राज्य और 4/5 सैनिकों को दिया जाता था। खराज की दर 1/5 भाग रखा गया। अफीक के अनुसार फिरोज ने ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी को संपूर्ण राज्य के लगान को अनुमान के आधार पर निश्चित करवाया। मोरलैंड के अनुसार मुस्लिम युग की यह प्रथम घटना थी जिसके द्वारा सल्तनत की आय जानने का प्रयास किया गया। महत्वपूर्ण है कि फिरोज तुगलक के संपूर्ण काल में राज्य की भूमि इतनी ही आय होती थी कि क्योंकि आंकड़ों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। भूमि सर्वेक्षण कराने के कारण ही एल्फिंस्टन एवं इलियट ने फिरोज सल्तनत युग का अकबर कहा। दिल्ली में 1200 बाग, सलोरा बांध पर 80 बाग, चित्तौड़ में 44 बगीचे लगवाया और अलाउद्दीन खिलजी के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 आब में कृषि विस्तार के लिए 2 करोड़ टंका अधिकारियों को दिया। फिरोज ने सार्वजनिक रूप से ऋण पंजिकाओं को नष्ट करा दिया। मोहम्मद तुगलक ने जिन लोगों को दंडित किया था उनसे सदिच्छा पत्र लिखवाकर सुल्तान के मकबरे के सामने एक पेटी में रखवा दिया। फिरोज स्वयं को राज्य का ट्रस्टी तथा जनता की भलाई के लिए जिम्मेदार समझता था। फिरोज ने सूबेदारों द्वारा सुल्तानों को भेंट देने की प्रथा को समाप्त कर दिया ताकि किसानों पर भार न डाल सके। फिरोज पहला शासक था जिसने क्या किया, हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने के लिए अनवार की स्थापना की ताकि हिंदू आचार विचार को बेहतर समझा जा सके। सर्वप्रथम इस युग में संगीत, औषधि आदि पर रचित संस्कृत पुस्तकों का सबसे अधिक संख्या में फारसी अनुवाद हुआ। सर्वप्रथम फिरोज के काल में गुजरात के सूबेदार के संरक्षण में संगीत की पुस्तक राग दर्पण का फारसी, जो कि भारतीय संगीत पर पहला ज्ञात फारसी ग्रंथ है। फिरोज के काल में किया गया एक कार्य सूर्य मंदिर। फिरोज के काल में गया में एक सूर्य मंदिर, तो फिरोज का जो टाइम था उस टाइम में गया में क्या हुआ, एक सूर्य मंदिर बना। फिरोज तुगलक के शासनकाल में ग्रामीण समृद्धि एवं खुशहाली का काल माना जाता है। उसने अनेक मानवतावादी कदम उठाया। उसने चोरी आदि के संदर्भ में हाथ पैर नाक काट देने संबंधी अमानवीय दंड बंद करा दिया। नहरें, फिरोज ने अनेक नहरों का निर्माण कराया। इनमें से अधिकांश नहरें वर्तमान हरियाणा क्षेत्र में थी। फिरोज ने सतलज नदी पर उलूग खानी नहर तथा यमुना पर रजवाही नहर का निर्माण करवाया। तो फिरोज ने क्या किया था, सतलज नदी पर उलूग खानी नहर और यमुना पर रजवाही नहर का निर्माण करवाया। ये दोनों नहर करनाल में एक दूसरे से मिलती थी और इनसे हिसार नगर को पानी की आपूर्ति की जाती थी। आगे चलकर अकबर ने इस नहर को पुनः चलवाया और शाहजहां के समय उसे बढ़ाकर दिल्ली तक पहुंचा दिया गया। भारत में 19वीं सदी तक ज्ञात नहरों का सबसे बड़ा जाल फिरोज तुगलक ने ही बिछाया था। उलूग खानी नहर 150 मील लंबी उसके द्वारा निर्मित सबसे बड़ी नहर थी। उसके बाद राजवाही या रजबवाह नहर 96 मील लंबी का स्थान आता है। फिरोज शाही नहर सतलुज से निकाली गई थी। फिरोज ने हौज इलाही, अलाउद्दीन खिलजी का तालाब एवं हौज शमसी की मरम्मत कराकर पुनः खोल दिया उनको। फिरोज ने 5 दारुल सिफा खैराती औषधालय खुलवाया। अफीफ फिरोज द्वारा निर्मित 7
बतख खां, मालदा, शुक्र खां, शाहपनार, सालूरा, महिपालपुरा और बाद वजीराबाद का उल्लेख करता है। फिरोज ने सरकारी खर्चों से दिल्ली में 120 सरायों का निर्माण किया। कोई भी यात्री यहाँ पूरे वर्ष मुक्ति में रह सकता था। फिरोज ने बंजर भूमि को पुनः प्राप्त किया और इससे प्राप्त आमदनी को धार्मिक और शैक्षिक कार्यों पर व्यय किया। फिरोज ने दीवाने खैरात स्थापित किया ताकि मोहम्मद मुस्लिम अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक मदद हो सके और निर्धन मुस्लिम लड़कियों का विवाह हो सके। दीवाने खैरात के अंतर्गत ही उसने विवाह विभाग की स्थापना की। फिरोज ने राजस्थान के राजस्व को दीवाने खैरात के लिए दान दिया था। फिरोज तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग सोहरत ए आम की भी स्थापना की। उसने कुतुब मीनार की 4थी मंजिल की मरम्मत तथा 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। फिरोज ने लगभग 300 नहरों की स्थापना की, जिसमें जोधपुर, दिल्ली के दक्षिण में फिरोजाबाद आदि प्रमुख हैं। फिरोज तुगलक के पास सर्वाधिक गुलाम थे, जिनकी संख्या 1,80,000 थी। इनमें से 12,000 दास कारखानों में तथा 40,000 शाही महल में सुल्तान की सेवा में नियोजित थे। फिरोज ने गुलामों को भी अलग विभाग बनाया, जिन्हें दीवाने बंदगान कहा गया। इसका प्रमुख वकीलेदार होता था। फिरोज ने 36 कारखाने स्थापित करवाए। सुल्तान के युद्धबंदियों को दास बनाने की प्रथा को प्रोत्साहन किया गया। प्रांतीय सूबेदारों एवं अमीरों को निर्देश था कि वे कर या उपहार के रूप में सुल्तान को दास भेजें। व्यावसायिक शिक्षा नीति लागू करने वाला वह पहला सुल्तान था। उसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित कारखानों को व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में बदल दिया। सर्वप्रथम फिरोज ने ही रोजगार विभाग की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने अशोक के पाषाण स्तंभों को मीनारे जरीन स्वर्ण स्तंभ कहा और उसे टोपर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित से दिल्ली मंगवाया। सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने ही दिल्ली के ब्राह्मणों से अशोक के अभिलेखों को पढ़वाने का एक असफल प्रयास किया था। शम्स-ए सिराज अफीफ, जो उस समय 12 वर्ष का था, बताया कि फिरोज ने एक स्तंभ फिरोजाबाद के कोटला में तथा दूसरी को पहाड़ी पर स्थित कुश के शिकारगाह में खड़ा किया। अशोक स्तंभ को फिरोज शाह ने लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, सुनहरी लाट आदि के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि अशोक स्तंभ मंगाए जाने का सर्वप्रथम विवरण सीरत ए फिरोज शाही में मिलता है। तो सीरत ए फिरोज शाही में क्या मिलता है? पहला विवरण मिलता है। सिक्के फिरोज के सिक्के पर खलीफा का नाम अंकित है। तो फिरोज के सिक्के पर खलीफा का नाम अंकित है। फिरोज तुगलक ने अद्धा और बिख नामक तांबा एवं चांदी का सिक्का चलाया। तो याद रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? अद्धा और बिख नामक तांबे व चांदी का सिक्का चलाया। उसने सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपने उत्तराधिकारी पुत्र फतेह खां का भी नाम अंकित कराया। फिरोज ने शिकायतों के निवारण के लिए एक अलग विभाग दीवाने रिसालत का गठन किया। सभी, यहाँ तक कि वजीर एवं शहजादे भी अपनी शिकायतों के निदान के लिए इस विभाग में आवेदन कर सकते थे। संभवतः वकील एदर की इस विभाग का प्रमुख होता था। फिरोज तुगलक के शासनकाल में प्रचलित कुल करों की संख्या 5 थी। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने वृद्धावस्था पेंशन हेतु दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग, सोहरते आम सार्वजनिक निर्माण विभाग, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दास विभाग एवं बेरोजगारों के लिए रोजगार ब्यूरो की स्थापना किया। फिरोज तुगलक के अभियान जो थे तो वो था बंगाल में फिरोज तुगलक ने 1353-1359 ईस्वी में 2 बार असफल अभियान किया। जाजनगर उड़ीसा पर 1360 ईस्वी में फिरोज ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को लूटा। नगरकोट 1361 ईस्वी में फिरोज ने कांगड़ा में स्थित नगरकोट पर आक्रमण किया। फिरोज ने यहाँ के ज्वालामुखी मंदिर को लूटा और यहाँ की मुख्य मूर्ति को मदीना भेजवा दिया। यहीं से 1300 संस्कृत की किताबों को पाया जिसका उसने अनुवाद कराया। थट्टा अभियान 1362 ईस्वी में फिरोज तुगलक का अंतिम अभियान सिंध के थट्टा पर हुआ। संरक्षण इसने शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में सुल्तान फिरोज ने अनेक मकबरों मदरसों की स्थापना कराई। जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स-ए सिराज अफीफ ने को अपना संरक्षक प्रदान किया। बर्नी ने फतवा जहांगीरी और तारीखे फिरोजशाही की रचना की। फिरोज ने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोजशाही की भी रचना की। फिरोज तुगलक द्वारा जो निर्मित नगर थे उनमें इसने स्थापत्य कला के विकास पर बल दिया तथा इसके लिए उसने दीवाने इमारत नामक नया विभाग स्थापित किया। इस विभाग द्वारा अनेक मदरसों, प्राथमिक शिक्षण मकतबों, उच्च शिक्षण का निर्माण हुआ।
इस विभाग द्वारा तुगलक ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। इल्तुतमिश द्वारा निर्मित सीरिया मदरसा हौज शमसी की मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित हौज खास की मरम्मत भी फिरोज तुगलक ने करवाई थी। फिरोज तुगलक ने अनेक नगरों का निर्माण कराया, फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार हरियाणा, फिरोजा जौनपुर। इसके काल के दो प्रमुख स्थापत्यविद थे, मलिक सहना और इसी का शिष्य था अहमद। नासिरुद्दीन के शासनकाल में ही मध्य एशियाई मंगोल नेता तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश की स्थापना हुई। तो इसी आक्रमण के बाद क्या हुआ दोस्तों, भारत में सैयद वंश की स्थापना हुई। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं से समाप्त होता है और आगे के अध्याय में दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सैयद वंश की। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं। एक दो बार आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें जो क्या है, जो रिवीजन सीरीज है इसका आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।